गुड इवनिंग बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। मैंने पहले वाले क्लास में कारक का परिभाषा बताया था। कारक चिन्ह के बारे में हम लोग सीखे थे, यानी कुछ परिचय हम लोगों ने देखा था कारक के बारे में कि कारक है क्या। कारक मतलब सबसे पहले कारक के बारे में जब हमको पढ़ना है तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कारक है क्या। तो हम लोगों ने लगभग कारक और कारक चिन्ह को पढ़ा था। इसके अलावा कारक के तीन भेद भी पढ़े थे, तीन प्रकार भी हम लोगों ने पढ़ा था। वो कौन कौन से प्रकार पढ़े थे हम लोग, आप सभी लोग बताएं। देखिए, एक चीज तो आप लोगों को करना है कि जैसे हम क्लास में हम लोग पढ़ रहे होते थे और मैं जब आप लोगों को कुछ बोलता था तो आप सभी लोग आज्ञा का पालन करते थे, उसी तरीके से ये ऑनलाइन में भी करना है। जब हम बोलेंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। चाहे वो आपके सामने हम हों या ना हो, बोलना है। इससे क्या होता है कि आप अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, पूरे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये चीजें करनी है। हम जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका ईमानदारी से उत्तर देना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को शांत बैठना है, इससे रिवाइज भी होंगे। तो हम लोग लगभग तीन कारक पढ़ चुके थे, अब तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियो को देखा होगा, ऐसा अपेक्षा करते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना जरूरी है आप लोगों को कि जो लोग पहले वाला वीडियो देखे हैं वही लोग ये वीडियो देखेंगे। इससे क्या है कि अगर आप लोग यही कारक या कारक चिन्ह को नहीं पहचानते हैं तो आप लोग को आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगे। तो सबसे पहले तो यही हमको समझना है कि कारक और कारक चिन्ह है क्या। तो इसको हमने पहले वाले वीडियो में अच्छे से बताया है, तो उसको पहले देख लीजिए और उसके बाद इसको भी इस वीडियो को देखिएगा। तो जो लोग पहले वाले वीडियो को देख चुके हैं वो लोग जरूर देखें और अच्छे से देखें। हो सकता है कुछ आप लोग पहले वाले वीडियो में ना समझे हो या समझने में समस्या हुआ हो, तो इस वीडियो में आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ प्रश्नों से हम शुरू करते हैं इस क्लास को, ताकि कुछ चीजें रिवाइज भी हो जाएं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कारक और कारक चिन्ह दोनों क्या है। आप लोग बताइए कि कारक किसे कहते हैं और कारक चिन्ह किसे कहते हैं। वाक्यों में हम कैसे पहचानते हैं, या पहले यही बताइए कि कारक क्या है और कारक चिन्ह क्या है। 30 सेकंड का टाइम है, आप सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। तो अगर आपके पास समय भी है तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके मोबाइल पर चल रहा है वीडियो उसमें प्ले बटन होता है, बीच में टच कीजिएगा तो रुक जाएगा, उसको रोक कर उत्तर दीजिए और फिर से स्टार्ट कर लीजिए। इससे हमारा भी समय बर्बाद नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे रोक कर भी उत्तर देकर फिर से स्टार्ट कर लिया कीजिए। अब आशा करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर दिया होगा कि कारक एवं कारक चिन्ह किसे कहते हैं। हो सकता है कुछ लोग उत्तर ना दे पाए हों, कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में दोबारा फिर से क्लियर कर देंगे। अब दूसरा प्रश्न है कि कारक के कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से हैं? ये मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोगों को कि कारक के सभी प्रकार को आप लोगों को याद करना है। तो बताइए आप लोग, कारक के कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से हैं। चलिए, हो सकता है कुछ लोगों ने उत्तर दिया हो और कुछ लोगों, बहुत सारे लोग हों जिनसे उत्तर जो नहीं दे पाए हों उत्तर इसका। तो आप लोग पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आगे की चीज समझ में आएगी। तो हम जो लोग देख लिए हैं और अच्छे से याद नहीं किए हैं उनको हम ये बोलना चाहेंगे कि आप जब देखें वीडियो तो चीजों को लिख लिया कीजिए। सभी एक बार पहले देख लीजिए, उसके बाद आप लोग दोबारा उसको देखकर सभी
प्रकार, जैसे कारक का प्रकार मैंने पूछा, तो सभी कारक प्रकार को आप वीडियो से देख के लिख लीजिए और उसको याद किया कीजिए। वीडियो तक ही सीमित नहीं रहना है, उसको लिखना भी है। तो ये ध्यान रहे आपको। चलिए दोबारा मैं आप सभी को कारक का परिभाषा और कारक चिन्ह का परिभाषा मैं बता दे रहा हूं, जिससे आप लोग अच्छे से समझ जाएं। तो एक तरफ है कारक का परिभाषा और एक तरफ है कारक चिन्ह का परिभाषा। नीचे है उदाहरण। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे और उसके बाद उदाहरण पे आएंगे। कारक का परिभाषा देखते हैं, सभी लोग पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले, जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए उसे ही कारक कहते हैं। एक बार दोबारा पढ़ के देखिए तो, जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए। तो यहां किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताया जा रहा है। अब देखिए ये कहाँ बात हो रही है, किस जगह हम कारक पहचानते हैं। तो वाक्य में पहचानेंगे। अगर कोई वाक्य लिखा है, एक वाक्य है, राम घर जाता है, मोहन पढ़ता है, सोहन अ, घर से पुस्तक लाया। तो किसी भी तरह का वाक्य हो सकता है। एक शब्द में कारक नहीं पहचाना जाता है, एक वाक्य में हम कारक पहचानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वाक्य में क्या देखने को मिलता है कि वाक्य में क्रिया होता है, अलग अलग शब्द होते हैं, और क्रिया से सब शब्द का जुड़ाव होता है। उस जुड़ाव को जो पहचानता है वही है कारक। तो यहाँ हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे क्रिया अलग अलग शब्दों से जुड़ी होती है। तो सबसे पहले कारक पहचानने के लिए सबसे पहला काम हर एक वाक्य में क्या किया जाता है, तो सबसे पहले क्रिया को पहचाना जाता है। तो उस उदाहरण को देखिए तो जरा, हम नीचे एक उदाहरण लिखे हैं, उसको पढ़िएगा। मोहन ने विद्यालय में सोहन को पीटा। अब ये वाक्य में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग क्रिया का संबंध बाकी शब्दों से कैसे लगा पा रहे हैं। जैसे कि परिभाषा में लिखा भी है कि किसी शब्द से क्रिया का जो संबंध बताता है उसी को क्या कहते हैं, कारक। तो सबसे पहले वाक्य में हमको क्या पहचानना है, तो क्रिया पहचानना है। यहाँ क्रिया कौन है, आप सभी लोग बताइए तो। मोहन ने विद्यालय में सोहन को पीटा, इस वाक्य में क्रिया कौन सा है? तो इस वाक्य में क्रिया है पीटना। क्रिया पीटना, क्रिया का मतलब क्या है, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं, यानी क्रिया एक तरह का काम ही तो है। तो यहाँ पीटना क्या है, क्रिया है, यानी एक काम है। अब देखिए तो ये क्रिया जो है, यहाँ कई गो शब्द है, मोहन है, ने है, विद्यालय है, में है, सोहन है, को है। ये सब ये कह रहा है कारक का परिभाषा कि किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताता है, यानी यहाँ पर ढेर सारे शब्द हैं। क्रिया, कुछ जो शब्द हैं उनसे संबंध बताती है क्रिया। क्या बताती है, संबंध। जैसे मान लेते हैं क्रिया है और मोहन है, तो इसके बीच का संबंध कौन बताएगा, कारक बताएगा। कौन बताएगा, कारक। अब मान लेते हैं विद्यालय, विद्यालय और पीटा, इसके बीच का जो संबंध है, संबंध मतलब क्या होता है, जुड़ाव। यानी क्रिया किस तरीके से मोहन से जुड़ी है। अब ये क्या है, जुड़ाव कैसे है, यहाँ जुड़ा कैसे है। तो आप लोगों को बता रहे हैं कैसे चीजें जुड़ी होती हैं, वाक्य में कैसे जुड़ी होती हैं चीजें। क्या ये जो हमको दिख रहा है, ये पीटा, पीटा क्या है, क्रिया है। हम बोल रहे हैं कि पीटा मोहन से भी जुड़ा है, विद्यालय से भी जुड़ा है, सोहन से भी जुड़ा है। लेकिन ये जुड़ा क्या होता है, मान लेते हैं आप लोग प्रश्न करेंगे ना कि कैसे जुड़ा है। तो अब देखिए कैसे हम लोग देखेंगे कि कैसे क्रिया जुड़ा होता है। ये जो क्रिया है इससे हम लोग प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न करेंगे, तो ये जो क्रिया है ये कौन कर रहा है। क्रिया मतलब काम होता है ना, ये काम कौन कर रहा है, यानी पीटने वाला जो काम है ये कौन कर रहा है। तो मोहन, कौन कर रहा है, मोहन। देखिए तो पूरा वाक्य पढ़िए, मोहन ने विद्यालय में सोहन को पीटा, यानी कौन पीट रहा है, ये काम कौन कर रहा है, तो मोहन कर रहा है। आप लोगों को पता चला क्रिया कैसे जुड़ी है मोहन से। जब हम पूछ रहे हैं कौन पीटा, तो उत्तर क्या आया, मोहन। अब देखिए अब क्या प्रश्न कर रहे हैं, अब दोबारा एक और प्रश्न कीजिए इसी से।
अब पूछिए कि किसको पीटा। कौन पूछे तो मोहन उत्तर आ गया। अब पूछें किसको पीटा, तो किसको पीटा है, यहां पढ़िए, मोहन ने विद्यालय में सोहन को पीटा। तो किसको पीटा, तो सोहन को पीटा। जब हम पूछें किसको पीटा तो उत्तर आया सोहन। अब पूछे कहाँ पीटा। तीसरा एक और प्रश्न किए इच्छे इससे। तीसरा प्रश्न क्या किए कि कहाँ पीटा। तो कहाँ जब पूछे तो क्या उत्तर आएगा, विद्यालय। मोहन ने विद्यालय में सोहन को पीटा। तो आप लोगों ने देखा कि नहीं कि क्रिया, आप लोगों ने जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप सभी लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि पीटा से सभी तीनों शब्दों का जुड़ाव है। मोहन से भी जुड़ा है पीटा, विद्यालय से भी जुड़ा है, सोहन से भी जुड़ा है, और कैसे जुड़ा है ये भी समझ में आप लोगों को आ गया होगा। पीटा से हमने तीन प्रश्न किया। पूछा कि कौन पीटा है, तो उत्तर आया मोहन। किसको पीटा है, उत्तर आया सोहन। कहाँ पीटा है, विद्यालय में पीटा है। तो क्रिया क्या एक तरीके से जुड़ी है तीनों से, नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग अलग तरीकों से जुड़ी है। इसमें कौन, जब पूछे कौन तो उत्तर आया मोहन, पूछे किसको तो उत्तर आया सोहन, पूछे कहाँ तो उत्तर आया विद्यालय। तो क्रिया तो अलग अलग तरीके से जुड़ी है ना। तो इसी को और अच्छे तरीके से कौन बताता है, कारक बताता है। क्रिया और बाकी जो जितने तीन जो शब्द दिख रहे हैं इससे जो संबंध है, जुड़ाव है, इसको कौन बताता है, तो इसी को क्या बताता है, कारक। कौन बताता है, कारक बताता है। यानी कारक का परिभाषा क्या हो गया कि किसी वाक्य में जितने सारे शब्द होते हैं उन शब्दों को, या मान लेते हैं कोई एक ही शब्द है, मोहन ही है, मोहन से क्रिया का क्या जुड़ाव है, क्या संबंध है, इसको कौन बताता है, कारक। यानी किसी वाक्य में किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। ये आप सभी को याद होना चाहिए। किसी वाक्य में क्रिया से संबंध बताने वाले वाक्य को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब आते हैं कारक चिन्ह। कारक चिन्ह का एक बार आप लोग परिभाषा पढ़िए। संज्ञा या सर्वनाम के बाद आने वाले या लगने वाले वे चिन्ह जो कारक को प्रकट करते हैं। पहले तो इतना देखिए कि संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगने वाले चिन्ह। अब देखिए तो इस वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम कहाँ कहाँ है। सबसे पहले आप कारक पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोगों को संज्ञा याद होना चाहिए, सर्वनाम याद होना चाहिए, क्रिया क्या है ये पता होना चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं पता है तो कारक भी नहीं समझ में आए। आप सभी लोगों को ये थोड़ा मोड़ा जरूर पता होना चाहिए कि क्रिया है क्या, क्रिया किसी काम को करने या होने को कहते हैं, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, ये सभी चीजों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए ये जो उदाहरण लिखे हैं उसमें संज्ञा कौन कौन है इसको छांटना है आप लोगों को, जल्दी कीजिए। तो हमको लगता है आप लोग बहुत तेज हैं, संज्ञा तो जरूर पहचान गए होंगे। तो यहाँ तीन शब्द हैं संज्ञा, एक मोहन है, एक विद्यालय है, सोहन, ये तीनों क्या है, संज्ञा है। पीटना क्या है, क्रिया है, ये जो है क्रिया। ये अब कारक चिन्ह में जो परिभाषा लिखा है इसमें क्या लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगने वाले वे चिन्ह। तो ये तीनों संज्ञा है तो इसके बाद कोई चिन्ह है क्या। चिन्ह का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है क्या। हम लोग गणित में चिन्ह कैसे देखते हैं, जोड़ है, घटाव है, हम गणित में इसी को चिन्ह बोलते हैं। लेकिन हिंदी में भी चिन्ह होता है, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। हिंदी में क्या चिन्ह है, तो देखिए इस वाक्य में ये जो मोहन के बाद ने आया, विद्यालय के बाद में आया, सोहन के बाद को आया। चिन्ह यानी संकेत। संकेत का मतलब होता है संकेत के माध्यम से किसी चीज को पहचाना जाता है। जैसे हमने ऐसे प्लस साइन दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, जोड़। ऐसे घटाव दे दिया, ऐसे घटाव दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, घटाव। तो इसी तरीके से यहां पे भी जो ने लिखा है, में लिखा है, को लिखा है, ये कारक चिन्ह है और ये किसको बताएगा,
ये कारक को बताएगा। ने मोहन का कारक बताएगा, में विद्यालय का कारक बताएगा, और को किसका कारक बताएगा? को जिसके बाद लगा है। यानी मोहन के बाद जो कारक चिन्ह है, विद्यालय के बाद भी जो कारक चिन्ह है, और सोहन के बाद भी जो कारक चिन्ह है, वो सभी कारक को बताएंगे। किसके कारक को बताएंगे? तो जिसके बाद जो लगा है ना, जैसे मोहन के बाद वाला मोहन का कारक बताएगा, विद्यालय का बाद वाला विद्यालय का कारक बताएगा, और सोहन के बाद वाला सोहन का कारक बताएगा। तो हर वाक्य में, सभी वाक्य में तो आपको कारक चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हम एक वाक्य और लिख रहे हैं, राम आम खाता है। अब इसमें कहीं कारक चिन्ह दिख रहा है? ने, में, को, इससे, यही सब तो कारक चिन्ह है। और कहीं कारक चिन्ह इसमें है? बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है। तो कारक चिन्ह नहीं होने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कारक ही नहीं है। कारक चिन्ह रहेगा तो हम लोग जल्दी से पहचान लेंगे, और नहीं रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन उतना कठिनाई नहीं होगी। फिर भी अगर जो पूरा कारक का परिभाषा याद रखा है, सभी कारक का प्रकार पढ़ लेगा, तो वो अच्छे से बता पाएगा, वो जल्दी बता देगा। लेकिन उससे भी जल्दी आप तब बता पाएंगे जब कारक चिन्ह दिया हो। जैसे इस वाक्य में सब शब्द के बाद जितना संज्ञा है, सबके बाद कारक चिन्ह आपको दिख रहा है, तो बिना कुछ सोचे जल्दी जल्दी कारक आप बता देंगे। अभी तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम आप लोगों को कारक का प्रकार अभी नहीं पढ़ाएं। यहाँ इसमें तो कोई कारक चिन्ह नहीं है। राम आम खाता है, इसमें कुछ है? ना ही ने है, में है, को है, कुछ नहीं दिख रहा है। राम के बाद कुछ दिख रहा है? आम के बाद भी कुछ नहीं है। यानी दो संज्ञा है, राम और आम, इसके बाद कुछ नहीं है, यानी कारक चिन्ह नहीं है। क्रिया क्या है इसमें? खाना है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है कारक चिन्ह तो कारक नहीं होगा। हमने बताया, एक बार दोबारा हम बता दे रहे हैं, कारक चिन्ह से कारक पहचानना आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कारक चिन्ह अगर किसी वाक्य में नहीं है तो कारक नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारक चिन्ह हमें कारक पहचानने में आसानी प्रदान करता है, सुविधा प्रदान करता है। इससे हम जल्दी कारक पहचान लेते हैं। ये आप सभी को याद होना चाहिए। अब कारक चिन्ह को और भी दो नाम से जानते हैं। जरा देखिए तो, कुछ लिखा हुआ है, कारक चिन्ह को और भी दो नामों से जाना जाता है। ये विभक्ति और परसर्ग, आप सभी को याद होना चाहिए। कारक चिन्ह को और दो नाम से जाना जाता है, एक है विभक्ति, दूसरा है परसर्ग। आप जब संस्कृत में आएंगे तो संस्कृत में आप सभी को विभक्ति पढ़ने को मिलेगी। तो वो विभक्ति यही है, कारक चिन्ह। आप सभी को याद होना चाहिए। आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कारक किसे कहते हैं और कारक चिन्ह किसे कहते हैं। तो एक बार दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं। कारक, जब किसी भी वाक्य में क्रिया का किसी शब्द के साथ जो जुड़ाव है, उसको जो बताता है, उसे कारक कहते हैं। एक बार दोबारा बोल रहे हैं, किसी भी वाक्य में क्रिया का जो किसी शब्द से जो जुड़ाव है, उसे कौन बताता है? कारक बताता है। उसी प्रकार अब कारक चिन्ह क्या है? कारक चिन्ह किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद आता है, वही क्या है? कारक चिन्ह है। तो यहाँ कितने संज्ञा मिले हैं अब हम लोगों को? तीन। मोहन, विद्यालय और सोहन, सबके बाद में चिन्ह आया है कि नहीं? देखिए तो एक यहाँ पे ने है, में है, को है, यही क्या है? कारक चिन्ह है। और इससे क्या पता लगता है? इससे हम लोग कारक पहचानते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना, कारक को प्रकट करे, तो ये चिन्ह किसको प्रकट करता है? कारक को। यानी इनके माध्यम से हम कारक पहचानते हैं। तो ने किसका कारक बताएगा? ने मोहन का कारक बताएगा, में विद्यालय का कारक बताएगा, को सोहन का। यानी संज्ञा के बाद जो चिन्ह लगा होता है वो उसी संज्ञा का कारक बताता है। यानी ये मोहन संज्ञा है, मोहन के बाद ने है, तो ने किसका कारक बताएगा? मोहन का कारक बताएगा। तो कारक चिन्ह किसी वाक्य में कारक बताने के लिए आते हैं, इससे हम जल्दी से कारक का पहचान कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी वाक्य में कारक चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उस वाक्य में कारक नहीं है। हमने आप लोगों को एक उदाहरण से समझाया। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा था कि राम आम खाता है, उसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें कोई कारक नहीं है।
है, उसमें भी कारक है। उसको बस पहचानना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसलिए कठिन होगा क्योंकि कारक चिन्ह नहीं है। कारक चिन्ह होता तो हम तुरंत पहचान जाते। अब हम ये आप लोगों को बताएंगे कैसे। अभी तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि कारक चिन्ह से कैसे कारक पहचानेंगे, कैसे आसान है सर। तो ये क्यों अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप लोगों को प्रकार नहीं पता है। तो चलिए आगे हम लोग वही देखेंगे। कारक के हम लोग 8 प्रकार पहले वाले वीडियो में देख चुके थे, और 3 हम लोगों ने देखा था। कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। तीनों के बारे में हम सभी चीजें समझ चुके थे। तो बारी बारी से तीनों पे थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाएगी आप लोगों को तीनों चीजें। सबसे पहला है कर्ता कारक। हम कोई भी चीज, कोई भी कारक को जब हम समझेंगे तो हम लोग एक वाक्य लेंगे, उसी के सहारे हम लोग सभी कारक को बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए तीनों कारक को हम लोग समझते हैं बारी बारी से। यही एक वाक्य है, हमने इसको पहले भी लिया था। तो देखते हैं कितने लोग हम जो पूछेंगे उसका उत्तर दे पा रहे हैं। इस वाक्य में क्रिया कौन है? राम ने कलम से पत्र लिखा। इस वाक्य में क्रिया कौन सा है? जैसा कि हम लोग शुरू में कारक का परिभाषा पढ़े थे, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले किसी भी वाक्य में क्रिया पहचानना है, उसके बाद ही आप लोग कारक पहचान पाए। क्यों? क्योंकि क्रिया से ही तो सबका संबंध होता है। और संबंध कैसे पता करेंगे? हम क्रिया से प्रश्न पूछ के पता करेंगे, जैसे पहले पूछे थे उसमें, तो इसमें भी पूछेंगे। चलिए, बहुत लोगों ने कोशिश किया होगा और हमको लगता है बहुत लोग पहचान भी गए होंगे। ये है क्रिया, लिखना। ये अब क्रिया है तो क्रिया है तो इसका मतलब काम है। इसको क्या बोल सकते हैं? काम भी बोल सकते हैं। इसको काम भी बोल सकते हैं, क्रिया या काम, दोनों में से कुछ भी। तो अब हम क्रिया से प्रश्न पूछेंगे। क्या पूछेंगे? पहला प्रश्न क्या है? किसने लिखा? तो ये जो काम हो रहा है ये किसने किया? आप लोग बताइए, ये काम कौन किया? तो ये आसान है, राम ने किया। बहुत आसान है। राम ने कलम से पत्र लिखा। किसने लिखा है? तो राम ने लिखा है। तो ये काम को करने वाला कौन हुआ? राम हुआ। तो जो करने वाला होता है उसको कौन सा कारक बोलते हैं? देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है? कर्ता। काम करने वाला कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। यानी ये राम कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। यानी जो लिखने वाला है, जो करने वाला है, लिखना क्या है? काम है। इस काम को करने वाला कौन है? राम। राम ने कलम से पत्र लिखा, यानी राम लिखने वाला है, तो राम हो गया कर्ता कारक। कोई भी वाक्य में जो भी क्रिया रहेगी उसको करने वाला जो होगा उसको क्या बोलेंगे? कर्ता कारक। अब आते हैं दूसरे नंबर। दूसरे नंबर में आते हैं हम। एक बार इसको मिटा दें। चलिए, अब दूसरा नंबर एक प्रश्न है, क्या लिखा है? हमने जब पूछा कि किसने लिखा तो उत्तर आया राम, और वो हो गया कर्ता कारक। अब पूछा जाए क्या लिखा, तो क्या लिखा है? तो लिखा है पत्र। क्या लिखा है वह? राम ने क्या लिखा? तो पत्र लिखा। तो ये जो काम है, कौन सा काम किया? तो पत्र लिखने का काम किया। तो यही कौन सा कारक हो गया? तो जरा देखिए यहाँ पे, कर्म किसे कहते हैं? जिस पर काम हो। ये काम किस चीज पे हो रहा है, जरा ये बताइए तो। पत्र पे काम, ये लिखने वाला काम किस चीज पे किया जा रहा है? क्या कॉपी पे लिखा जा रहा है, या पत्र पे लिखा जा रहा है, या किताब पे लिखा जा रहा है? किस चीज पे ये काम हो रहा है? तो पत्र पे हो रहा है। या फिर कर्म को पहचानने के लिए एक प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? तो जो भी क्रिया है उससे हम लोग क्या प्रश्न करेंगे? पूछेंगे क्या? क्या लिखा? क्या पढ़ा? क्या खेला? जैसे एक बार हमने चित्र दिखाया था स्टार्टिंग में, ये लड़का क्या खेल रहा है? तो फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक। कौन खेल रहा है? लड़का खेल रहा है, तो ये हो गया कर्ता। आप सभी लोग समझ गए होंगे।
इसी तरीके से यहां प्रश्न पूछेंगे कि क्या लिखा है, पत्र लिखा, तो जो क्या का उत्तर आ रहा है वही हो गया कर्म कारक, और जो उत्तर आ रहा था किसने लिखा वो उत्तर हो गया कर्ता कारक। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई भी वाक्य हो उससे उसमें क्रिया से प्रश्न करना है आप लोगों को। क्रिया से हम क्या प्रश्न करेंगे, तो क्रिया से अगर हम प्रश्न करेंगे कि किसने वो काम किया, तो उसका उत्तर आएगा कर्ता। करने वाला कौन है, यानी उस काम को करने वाला कौन है, तो उसका उत्तर जो भी आए वो होगा कर्ता कारक। अब वो जो काम है वो किस पे हो रहा है, इसका जब उत्तर देखेंगे तो वो हो जाएगा कर्म कारक। तो ये जो काम है, लिखना काम किस चीज पे किया जा रहा है, पत्र पे किया जा रहा है, तो पत्र हो गया कर्म कारक। तो हम लोग दो कारक समझ गए। अब तीसरे कारक को समझते हैं। तीसरा कारक कौन है, आप सभी लोग बताएं। तीसरे कारक का क्या नाम है? देखिए, तीसरा कारक का नाम है करण कारक। करण कारक का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है जिस साधन या माध्यम से काम हो। साधन और माध्यम का मतलब, जैसे एक उदाहरण देते हैं। मुझे पटना जाना है। अब पटना तो जैसे मान लेते हैं हम आरा में, मुझे आरा से पटना जाना है। तो आरा से पटना कोई पैदल जाएगा? नहीं ना। तो उसके लिए या तो वो बस का सहारा लेगा या ट्रेन से जाएगा, किसी न किसी यातायात के साधन का सहारा लेगा, या फिर अपना प्राइवेट गाड़ी से जाएगा। तो वो किसी न किसी साधन से जाएगा ना। तो जिस चीज से वो जा रहा है पटना, जिस भी चीज का सहायता ले रहा है पटना जाने के लिए, उसी को कहेंगे साधन या माध्यम। क्या कहेंगे, साधन या माध्यम। आप सभी लोग अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे। कोई भी काम हम करते हैं, उस काम को करने के लिए जिस चीज का सहारा लेते हैं, जिस चीज के सहायता से उस काम को करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, साधन या माध्यम। तो करण कारक उसी साधन और माध्यम को कहते हैं। तो चलिए वाक्य में पहले हम लोग देखते हैं कि इस वाक्य में करण कारक कौन सा है। तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, तो इस वाक्य में कौन सा करण कारक हो सकता है। कर्ता कारक तो ये आप लोग सभी लोग पहचान ही गए हैं कि इस काम को, जो लिखने वाला जो काम है, इसको करने वाला जो है राम है, तो कर्ता कारक हो गया। और ये जो काम है ये किस पर हो रहा है, ये हो गया पत्र कर्म कारक। तो ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया। करण कारक कौन सा होगा? तो आसान है, जो बचा है बहुत लोग समझ जाएंगे कि यही करण कारक होगा, लेकिन जो लोग थोड़ा सा लॉजिकल होंगे वो प्रश्न करेंगे। तो क्रिया से प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? जैसे हमने प्रश्न किया था कि क्रिया जो करने वाला है वो करता है, जिस पर ये क्रिया हो रहा है यानी जिस पर ये काम हो रहा है वो कर्म हो गया। तो करण को कैसे, करण कारक पहचानने के लिए क्या प्रश्न करेंगे, तो करण कारक पहचानने के लिए प्रश्न करते हैं कि ये काम किस चीज की सहायता से हो रहा है। ये जो लिखने वाला काम है, ये किस चीज से हो रहा है, किस माध्यम से हो रहा है, किस साधन से हो रहा है। तो अब ये बताइए कि अगर कलम ना रहे तो आप लिख लेंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो कलम से लिखने वाला काम हो रहा है, यानी कलम क्या हो गया, साधन हो गया, माध्यम हो रहा है, यानी कोई चीज हो गया। अगर कलम ना रहे तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे। तो कलम हो या फिर पेंसिल अगर लिख दें, तो पेंसिल भी क्या हो जाएगा, साधन या माध्यम हो रहा है। तो जो काम हो रहा है उसको करने के लिए जिस साधन का सहारा लिया जा रहा है, जिस चीज से ये काम किया जा रहा है, उसी चीज या वस्तु को हम क्या बोलेंगे, करण कारक बोलेंगे। यानी कलम कौन सा कारक हो गया, करण कारक। तो करण कारक पहचानने के लिए तीसरा प्रश्न पूछना है, किस माध्यम से या किस से लिखा। ये इससे क्या प्रश्न करेंगे कि किस से लिखा है, तो कलम से लिखा। कलम हो गया करण कारक। आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि हम कर्ता कारक प्रश्न, कर्ता कारक पहचानने के लिए क्या प्रश्न करेंगे। कर्ता कारक पहचानने के लिए हम, पहला तो यह है कि हम क्रिया से प्रश्न कर रहे हैं। तो
कर्ता कारक पहचानने के लिए क्रिया से क्या प्रश्न करेंगे? ये किसने लिखा? तो राम ने लिखा, राम हो गया कर्ता कारक। क्या लिखा? तो पत्र लिखा, पत्र हो गया कर्म कारक। ये आप सभी को याद रखना है। जब किसने पूछेंगे तो कर्ता उत्तर आएगा, क्या पूछेंगे तो कर्म इसका उत्तर आएगा। किस माध्यम से या किससे पूछेंगे तो इसका उत्तर आएगा करण कारक। यानी किस माध्यम से लिखा या किससे लिखा? तो कलम से लिखा, तो कलम कौन सा हो गया? करण कारक। ये याद रहे। जब किसने पूछेंगे तो कर्ता आएगा, क्या पूछेंगे तो कर्म, और किस माध्यम से पूछेंगे तो क्या आएगा? करण कारक। अब आते हैं चौथे नंबर कारक में। चौथा नंबर कारक कौन सा है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या है? इसको जरा नीचे लिखा है, इसको पढ़िए तो। जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए काम हो। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? हम लोग कोई भी काम करते हैं, सभी काम को करने का उद्देश्य होता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमें एक डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो किसी या फिर हम कुछ टारगेट होता है। जैसे आज मुझे जैसे आज का क्या मेरा उद्देश्य है? आज अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो हम सोचेंगे कि मैथ में जितने सारे होमवर्क है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो होमवर्क होमवर्क कंप्लीट करना मेरा उद्देश्य हो गया। इसी को उद्देश्य कहते हैं। तो चलिए संप्रदान कारक भी हम वाक्य की सहायता से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ 3 उदाहरण दिए गए हैं, तो बारी बारी से एक एक उदाहरण पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि संप्रदान कारक है क्या, और संप्रदान कारक को पहचानने के लिए हम क्रिया से क्या प्रश्न करेंगे। जैसे कि हम कर्ता कर्म और करण कारक पहचानने के लिए क्रिया से प्रश्न किए, उसी तरीके से संप्रदान कारक पहचानने के लिए हम क्रिया से प्रश्न करेंगे। तो ये लाल अक्षर में जो दिया गया है यही प्रश्न करेंगे। देखिए तो हर जगह किसके लिए किसके लिए किसके लिए लिखा है। तो हाँ, यही प्रश्न पूछेंगे। क्रिया से पूछेंगे कि किसके लिए ये काम हो रहा है। पहले तो पूरा पूरा वाक्य पढ़िए, ये आप सभी लोग ये पढ़िए तो पूरा वाक्य। राम ने गरीबों को भोजन दिया। तो इसमें क्रिया क्या हो गया? दिया। देना क्रिया हो गया। ये क्रिया मतलब काम हो गया। कौन सा काम हो रहा है? यहाँ पे देना हो रहा है, देना काम हो रहा है। तो कौन दे रहा है? जब हम कौन पूछते हैं तो कौन सा कारक हम पहचानते हैं? कौन से पहचानेंगे? राम। यानी कौन दे रहा है? राम, यानी कर्ता कारक। कौन क्या बताएगा? कर्ता कारक। तो जब पूछें कौन दिया तो क्या उत्तर आया? राम। और राम क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। उसी तरीके से हम जब पूछेंगे क्या दिया, हम वहां बोले थे ना, क्या का उत्तर आएगा कर्म कारक। तो यहाँ क्या दिया है तो भोजन क्या हो जाएगा? कर्म कारक। अब यहाँ पे पूछें किस माध्यम से दिया, तो यहाँ कोई चीज है, ऐसा कोई चीज है जिससे भोजन दिया जा रहा है। जैसे हमारे घर में क्या होता है? कलछुल होता है। जैसे खाना परोसा जाता है तो कलछुल या फिर चम्मच होता है, बड़ा बड़ा चम्मच होता है, उससे खाना दिया जाता है। तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई चीज लिखा है जिससे भोजन दिया जा रहा है? तो नहीं लिखा है, यानी इस वाक्य में करण कारक नहीं है। ये आप लोगों ये भी पहचानना सीखना है कि कौन सा कारक है और कौन सा कारक नहीं है। तो कोई ऐसा चीज है जिससे काम हो रहा है, भोजन देने का काम। जैसे हम पहचानते कैसे हैं करण कारक को? तो तीसरा प्रश्न पूछेंगे। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है? किस माध्यम से या किससे लिखा। तो लिखा हर जगह नहीं बोलना है, लिखा के जगह पे क्रिया बोलना है। जैसे यहाँ पे क्रिया क्या है? लिखना है। और उसमें क्रिया क्या था? इसमें क्रिया है दिया। तो यहाँ लिखा के जगह पर दिया हो जाएगा। उस वाक्य में उस वाक्य के लिए क्या हो गया? किससे दिया। या यानी जो भोजन दिया है वो किससे दिया है। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई चीज नहीं लिखा है कि चम्मच से दिया, या कुछ ऐसा चीज तो लिखा नहीं है। यानी इस वाक्य में करण कारक नहीं है। तो फिर ये गरीबों कौन सा कारक है? तो चलिए देखते हैं, हो सकता है ये संप्रदान कारक हो। लेकिन ऐसे तो हमको देखना नहीं है, हमको प्रश्न करके देखना है। क्रिया से हम क्या प्रश्न करेंगे कि संप्रदान कारक को हम पहचान लें। तो चलिए एक प्रश्न करते हैं क्रिया से। सबसे पहले इसको मिटाते हैं।
ये है हमारा क्रिया, दिया। अब क्रिया से क्या प्रश्न पूछें कि संप्रदान कारक हमें मिल जाए? तो क्रिया से पूछना है यही प्रश्न, किसके लिए दिया। शुरू में क्या लगा देना है? किसके लिए। क्या लगाना है? किसके लिए। और उसके बाद जो क्रिया है ना उसको लिख दो। अगर दिया है तो दिया लिख दो, लिया है तो लिया लिख दो। शुरू में हमेशा किसके लिए होगा, देखो तो यहाँ पे भी किसके लिए है, किसके लिए। हर जगह जब भी संप्रदान कारक पहचानना है तो क्रिया से जब प्रश्न पूछो तो शुरू में क्या होगा, किसके लिए, और उसके बाद क्रिया को लिख दो। किसके लिए दिया है? ये जो राम ने भोजन दिया है वो किसके लिए दिया है? तो गरीबों के लिए दिया है। ये हो गया संप्रदान कारक। कितना आसान है। बशर्ते कि आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि कर्ता कारक पहचानने के लिए हम प्रश्न क्या करेंगे, मतलब कौन सा प्रश्न करेंगे। कर्म कारक पहचानने में क्या प्रश्न करेंगे, और करण कारक पहचानने में क्या प्रश्न करेंगे, और संप्रदान कारक पहचानने में क्या प्रश्न करेंगे, वो सभी प्रश्न याद होना चाहिए। जैसे कर्ता कारक पहचानने में ये प्रश्न करेंगे, कर्म कारक में ये बोले पूछेंगे, करण कारक में ये पूछेंगे, संप्रदान कारक में क्या पूछेंगे, किसके लिए। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर हम क्रिया से पूछें किसके लिए दिया, तो क्या उत्तर आ रहा है, गरीबों के लिए दिया। तो गरीब हो गया संप्रदान कारक। राम ने गरीबों को भोजन दिया तो किसके लिए दिया, गरीबों के लिए। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा वाक्य पढ़िए। राजा ने सेवक को दान दिया। सबसे पहले क्या पहचानना है, आप सभी लोग बताइए। सबसे पहले वाक्य में क्या देखा जाता है कारक पहचानने के लिए? ऑब्वियस है, क्रिया देखेंगे सबसे पहले। क्रिया देखेंगे, उसके बाद ही हम कारक पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? तो हम क्रिया से प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को करके हम लोग इसमें संप्रदान कारक ही नहीं पहचानेंगे, आप लोग का रिवाइज भी हो जाए। हर वाक्य में आप लोग कर्ता कारक को भी पहचानिए, कर्म कारक को भी पहचानिए, संप्रदान कारक को पहचानिए। इससे क्या होगा, आप और अच्छे से कर्ता कारक और कर्म कारक, करण कारक, ये सभी कारक को पहचान पाएंगे। प्रैक्टिस ज्यादा होगा तो और अच्छा कर पाएंगे। तो इसमें बताइए तो कर्ता कारक क्या होगा, और क्रिया से क्या प्रश्न पूछें कि कर्ता कारक मिल जाएगा। सभी लोगों को उत्तर देना है। चलिए देखते हैं। अगर हम पूछते हैं कि कौन दिया, यानी ये जो काम हो रहा है देने वाला काम, इसको कौन कर रहा है, तो इसका उत्तर आएगा राजा। राजा ने सेवक को दान दिया, यानी देने वाला कौन है, कौन दे रहा है, राजा। तो कौन का जो उत्तर है ये हो गया कर्ता कारक। क्या हो गया, कर्ता कारक। क्या दिया, अब पूछ रहे हैं क्या दिया, दूसरा प्रश्न। अब क्या का उत्तर कौन सा कारक बताएगा, तो क्या दिया है, तो दान दिया। तो क्या का उत्तर क्या बता रहा है, वो कौन सा कारक है, तो दान हो गया कर्म कारक। क्या का उत्तर कर्म कारक बताता है, हम लोग देख चुके हैं पहले। यहां जो क्या था वो क्या बताया था, कर्म कारक। तो उसी तरीके से हमने जब पूछा कि क्या दिया तो उत्तर आया दान, और दान हो गया कर्म कारक। अब तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि किससे दिया, किस चीज से दिया दान, किससे दिया। अब दान दिया जाता है तो बहुत सारे लोग अपने हाथ से, दोनों हाथ में कुछ रख के, जैसे चावल हो या पैसा हो तो दोनों हाथों से दान देते हैं, या फिर थाली पूरा भर के दान देते हैं। तो कोई ऐसा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है जिससे दान दिया जा रहा है, कोई भी ऐसा चीज आपको मिल रहा है इस वाक्य में कि जिस चीज से दान दिया जा रहा है, हाथ से दान दिया जा रहा है, थाली से दान दिया जा रहा है, तो कोई भी ऐसा चीज देखने को मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इस वाक्य में ऐसा कोई भी चीज नहीं लिखा है जिससे दान दिया जा रहा है, यानी करण कारक नहीं है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कौन सा कारक पहचानता है,
किससे जब पूछेंगे तो कौन सा कारक आएगा? करण कारक आएगा। तो किससे पूछें तो इसका उत्तर तो इसमें से कोई नहीं आया, इसका मतलब करण कारक नहीं है। अब चौथा प्रश्न क्या करेंगे? चौथा प्रश्न यहां पर क्या पूछ रहे थे? किसके लिए? किसके लिए दिया? किसके लिए? किसके लिए दिया है? चौथा प्रश्न हम लोगों ने पूछे तो ये कौन सा कारक पहचानेगा? ये चौथा प्रश्न कौन सा कारक पहचानेगा? तो ये पहचानेगा संप्रदान कारक। कौन सा कारक पहचानेगा ये चौथा प्रश्न? संप्रदान कारक। तो उत्तर बताइए, ये दान किसके लिए दिया है? तो सेवक के लिए दिया गया है। राजा ने किसके लिए दान दिया? तो सेवक के लिए दिया है। तो सेवक कौन सा कारक हो गया? तो सेवक हो गया संप्रदान कारक। आसान तो। हमको क्या करना है? सिंपल, क्रिया पहचानना है। क्रिया पहचानने के बाद हमको क्रिया से प्रश्न करना है। अगर कोई, मान लेते हैं कोई पूछ दिया, एक वाक्य ही बोला कि राजा ने सेवक को दान दिया और बोला कि संप्रदान कारक पहचानो इसमें, तो हमको सबसे पहले वाक्य में क्रिया देखना है। तो क्रिया अगर देख लिए, हमको मिल गया, एक क्रिया मिल गया, दिया क्रिया। उसके बाद संप्रदान कारक पूछा है, हमको ये भी याद होना चाहिए कि वो प्रश्न किया तो कौन सा कारक पूछा है हमको। तो पूछा है कि संप्रदान कारक कौन सा है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि संप्रदान कारक पहचानने के लिए हम क्रिया से क्या प्रश्न करेंगे? तो ये वाला प्रश्न करेंगे कि किसके लिए दिया। तो किसके लिए दिया? सेवक के लिए दिया है। राजा ने जो दान दिया है वो किसके लिए दिया है? सेवक के लिए। तो सेवक हो गया संप्रदान कारक। आप सभी को ये याद होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। आप सभी, बहुत आसान है। आप लोग जैसे कि चीजें देख रहे हैं, ये बहुत आसान है। आगे जो मैं कारक चिन्ह हम आपको बताएंगे, आप उसको बताने के बाद आप लोग बिना देखे, ये सब बिना प्रश्न पूछे ही तुरंत तुरंत सब कुछ बना लेंगे। अभी तो ये थोड़ा बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब हम आपको कारक चिन्ह बता देंगे ना, तो आप लोग, हमको लगता है कि 30 सेकंड के अंदर आप तीनों क्वेश्चन को हल कर लेंगे तुरंत। तो कारक चिन्ह अभी तो बताएंगे नहीं, अभी हम थोड़ा डीपली समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कारक चिन्ह पढ़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि तीसरा प्रश्न आप लोग अपने से बनाएं। तीसरे प्रश्न में आपको तीनों कारक को देखना है, तीनों नहीं, चारों कारक। कर्ता भी आप लोग पढ़ें, कर्म भी, करण कारक और संप्रदान कारक। यानी कर्ता भी पहचानिए, इसमें कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है, करण कौन सा है और संप्रदान कौन सा है। जरा आप लोग अपने तरफ से ये कोशिश कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को जब भी वीडियो आप देख रहे हैं, तो जब हम आपसे प्रश्न पूछें तो आप अपने वीडियो को रोक कर, बीच में जो प्ले बटन होता है उस पर टच करके रोक दीजिएगा और उसके बाद उत्तर ढूंढिएगा या उत्तर लिखिएगा और उसके बाद पुनः वीडियो को देखिए, है ना। इससे मेरा समय भी बर्बाद नहीं होगा। तो आप लोग इसमें पहचानिए, कर्ता कारक कौन सा है, कर्म कारक कौन सा है और करण कारक कौन सा है। संप्रदान कारक भी पहचानना। आशा करते हैं कि बहुत लोगों ने कोशिश किया होगा। चलिए एक बार हम देखते हैं कि कर्ता कारक कौन सा है। तो हमको सबसे पहले वाक्य में क्या करना है? एक वाक्य है, एक बार पहले पढ़िए क्या लिखा है वाक्य में। माँ अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आई। ये वाक्य है। अब इसमें कारक पहचानना है तो सबसे पहले हमको क्रिया को पहचान लेना है। तो क्रिया कौन सा है? क्रिया आई। लेकर आई पूरा हो गया क्रिया। ये क्या हो गया? क्रिया। अब इस क्रिया को करने वाला कौन है? लेकर आने वाला कौन है? तो माँ। माँ है। माँ ही ना दूध लेकर आ रही है। तो कौन, कौन प्रश्न क्या बताता है? ये क्या बताएगा? कर्ता कारक बताएगा। यानी माँ कौन सा कारक हो गई? कर्ता कारक हो गई। अब हम पूछेंगे क्या, आप सभी लोग तुरंत बता देंगे।
जब हम प्रश्न पूछेंगे क्या, तो इससे कौन सा कारक पता चलेगा? तो इससे पता चलेगा कर्म कारक। तो जरा देखिए, इससे प्रश्न कीजिए, क्या लेकर आई? तो दूध लेकर आई। दूध क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न करेंगे, किस से लेकर आई? किस से, या किस चीज से लेकर आई? तो कुछ ऐसा चीज लिखा हुआ है जिस चीज से लेकर आ रही हैं वो। हो सकता है अ, वो तो घर में ही है। ऐसा तो कोई चीज नहीं है जिससे वो दूध लेके आई, कोई माध्यम तो हमको नहीं लगता है। तो यहाँ कोई भी ऐसा माध्यम लिखा है जिस चीज से काम हो रहा है। किससे लेकर आई, तो कोई ऐसा चीज लिखा है जिससे दूध लेकर आ रही है। तो ऐसा तो कुछ चीज इस वाक्य में मिला नहीं। एक बार दोबारा पढ़ के देखिए, माँ अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आई। अब किस चीज से लेके आई? तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है इसमें, इसका उत्तर कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब किससे का उत्तर नहीं मिला, यानी कौन सा कारक नहीं है, जरा बताइए तो आप लोग। तो किससे का मतलब अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो करण कारक नहीं है इसमें। अब चौथा प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न क्या करेंगे? चौथा प्रश्न है क्या, किसके लिए? किसके लिए लेकर आई? एक बार थोड़ा सबसे नीचे लिख रहे हैं, किसके लिए लेकर आई। शुरू में हमने बोला था कि संप्रदान कारक जब भी पहचानना है तो किसके लिए जोड़ दो और उसके बाद में क्रिया जोड़ दो। किसके लिए लेकर आई, तो इसका उत्तर क्या होगा? माँ ने जो दूध लाया है वो किसके लिए लाई है वो? तो वो बच्चों के लिए लाई है। किसके लिए लाई हैं? बच्चों के लिए लाई हैं। तो ये बच्चा कौन सा कारक हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा संप्रदान कारक। कितना आसान है। तो हम लोग इस तरीके से कारक को पहचानते हैं। आशा करते हैं आप चौथा कारक संप्रदान कारक भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अगले कारक की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को एक चीज याद होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, यानी जैसे हम बता रहे हैं कि वाक्य में सबसे पहले क्रिया पहचानेंगे, क्रिया से प्रश्न करेंगे, तो उन प्रश्नों को ध्यान देना है आप लोगों को कि हम कर्ता कारक पहचानने के लिए क्या प्रश्न किए हैं, कर्म कारक पहचानने के लिए क्या किए हैं। ऐसे ही करण और संप्रदान में ध्यान देना है। तो उसको आप लोग बाद में जब पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो उसको अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप जल्दी से कारक को पहचान पाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे कारक की तरफ। संप्रदान कारक पढ़ लिए, यानी चार कारक, आधा कारक हम लोग खत्म कर लिए। कर्ता भी पढ़ लिए, कर्म भी पढ़ लिए, करण भी पढ़ लिए, संप्रदान। अब आते हैं पांचवा जो है आपादान कारक। अपादान कारक ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अपादान कारक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। इसको समझना बहुत आसान है, बशर्ते कि आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहले सबसे पहले इसमें जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? जिससे पृथकता और तुलना का बोध हो। अब पृथकता और तुलना का मतलब क्या होता है? पृथकता के बाद ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़िए तो क्या लिखा है। पृथकता का मतलब होता है अलग होना या पास होना। जैसे पृथक मतलब कहते हैं अलग अलग है, कहते हैं ना कि क्लास में सभी बच्चे पृथक होके बैठ जाए, यानी अलग अलग होके बैठ जाए, सब एक साथ ना बैठे। पृथ पृथकता का मतलब यही होता है कि अलग अलग चीजें। पृथकता का मतलब क्या होता है? अलग चीजें। जैसे हम कहें कि गीता सीता से पृथक है। पृथक माने अलग। गीता सीता से अलग हो गई है। या सोहन गाड़ी चलाते वक्त आगे जाकर गाड़ी से गिर गया। अब गाड़ी से गिर जाएगा तो गाड़ी से अलग होगा ना, तो गाड़ी से अलग हो गया, पृथक हो गया। तो पृथकता का मतलब आप सभी लोग समझ रहे हैं, पृथकता का मतलब अलग होना। और दूसरा है तुलना। तुलना का मतलब क्या होगा? जैसे हम सब लोग तुलना करते हैं, मतलब हमको तो लगता है कि हर कोई अपने आप को किसी न किसी से तुलना ही करता है।
कैसे? तो जो बच्चा क्रिकेट खेलने में तेज होता है तो वो सोचता है कि हम सबसे अच्छा बैटिंग करते हैं, तो कोई कहता है हम सबसे अच्छा बॉलिंग करते हैं। मान लेते हैं एक टीम में कोई बहुत अच्छा बॉलर है, तो और मान लेते हैं हम ही हैं, हमको नहीं खिलाया जा रहा है उस टीम में, और हम लड़ पड़े, उस टीम के जो भी कप्तान है उससे लड़ पड़े और बोले कि हम मोहन जो आपके टीम में है वो अच्छा बॉलिंग करते हैं, उनसे भी अच्छा बॉलिंग हम कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? मोहन से क्या किए? हम तुलना किए। तो इसी तरीके से अगर हम ये कह रहे हैं कि गीता सीता से लंबी है, तो दोनों के बीच हमने क्या किया? तुलना किया। मोहन सोहन से तेज है, क्या हो गया? तुलना हो रहा है दोनों के बीच। रोहन राम से तेज दौड़ता है, तो दोनों के बीच क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। सीता गीता से अच्छा सीता गीता से ज्यादा सुंदर है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं? सीता जो सुंदरता सीता की सुंदरता को गीता से नाप रहे हैं, गीता से तुलना कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? दोनों के बीच तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को दोनों के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। पृथकता का मतलब क्या होगा और तुलना का मतलब क्या होगा? तुलना का मतलब किसी से किसी चीज का तुलना करना। ठीक है, तो चलिए अब अपादान कारक को और अच्छे से अगर समझना है तो हम लोग वाक्य को देखते हैं, और वाक्य में हम लोग देखते हैं इस बार हम वाक्य में क्रिया से क्या प्रश्न करेंगे कि अपादान कारक हम लोग पहचान पाए। अपादान कारक, जैसा कि मैंने बताया कि अपादान कारक में पृथकता एक शब्द है और एक शब्द है तुलना, बस यही दोनों शब्द आपको देखना है। इसी से हम क्या पहचानेंगे वाक्य में अपादान कारक। पहला जो पृथकता का मतलब क्या है? अलग होना। अब ये अलग होने का ये नीचे कुछ हमने कुछ बनाया हुआ है। अलग होने का अर्थ हमने लिखा हुआ है, अलग होने का मतलब अलग अलग अर्थों में अलग अलग होता है। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा है, वो किसी चीज से डर रहा है, जैसे सांप है। रोहन जो है सांप से डरता है, तो रोहन सांप से नजदीक जाएगा कि दूर जाएगा? अब कोई डर रहा है तो जायज है कि वो दूर ही जाएगा। तो किसी चीज से किसी को अगर डर और भय रहता है तो वो तो अलग रहेगा। तो जब भी कहीं लिखा है रोहन किसी या सोहन या कोई भी किसी चीज से डर रहा है या उसके अंदर भय है, तो आपको यही समझना है कि वो उससे अलग है, उससे दूर जाना चाहता है, पास नहीं रहना चाहता है, उसके बीच में क्या है? अलगाव। और तीसरा तीसरा क्या लिखा है? दूरी का बोध। मान लेते हैं कोई पटना में है, कोई आरा में, और मान लेते हैं सोहन पटना में है और मोहन आरा में, तो हम कह रहे हैं कि सोहन पटना में है और मोहन आरा में है। तो ये क्या दिखा रहा है? दोनों के बीच दूरी दिखा रहा है। या फिर हम कहें सोहन मोहन से दूर है, तो दोनों को क्या बता रहा है? दोनों अलग हैं, इसीलिए ना दूर हैं। तो दूरी भी अलगाव का बोध कराता है। या फिर आप लोग ही बोलते हैं कि हमारा घर स्कूल से दूर है, तो स्कूल और घर के बीच दूरी का बोध हो रहा है, यानी दोनों अलग है कि नहीं? तो इसीलिए ये दूरी से भी क्या बोध होता है? अलगाव का बोध होता है कि दोनों अलग अलग है, इसी वजह से दूर है। अब तीसरा है लज्जा और नफरत। मान लेते हैं किसी को कोई चीज से नफरत है, तो वो चीज के पास जाएगा कि दूर जाएगा? अब जैसे किसी को गंदगी से नफरत होता है, तो गंदगी के पास जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो नफरत का मतलब भी क्या हो गया? अलगाव, अलग होना। तो ये जितने सारे शब्द दिए हैं, अलग होना, डर और भय, दूरी या बोध, दूरी का बोध, लज्जा और नफरत, किसी भी वाक्य में ये चारों शब्द दिखेगा, हम इसी से आपादान कारक को पहचानेंगे। किससे पहचानेंगे? यही चारों शब्द, जिसमें ये चारों शब्द दिखेगा उससे हम पहचान जाएंगे कि इस वाक्य में आपादान कारक है। और कौन सा है, तो इसको हम लोग वाक्य की सहायता से देखते हैं कैसे पहचानेंगे। चलिए अब देखते हैं नीचे वाक्य क्या लिखा है। पहला वाक्य पढ़िए। पहला वाक्य लिखा है पेड़ से पत्ता गिरा। जब पेड़ से पत्ता गिरेगा तो क्या बताइए, पेड़ में पत्ता सटा रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यानी पेड़ और पत्ता अलग अलग हो रहा है।
यानी हम कैसे पहचानेंगे कि आपादान कारक कौन है? तो हम यहां प्रश्न करेंगे क्रिया से। क्या प्रश्न करेंगे? यानी हम लोग इसमें भी प्रश्न करेंगे किससे? क्या प्रश्न करेंगे? किससे? अब किससे के बाद क्या रखेंगे? यही क्रिया को। गिरा। किससे गिरा? तो किससे गिरा? पेड़ से गिरा। गिरने का मतलब, अब देखिए हम लोग को देखे थे कि करण कारक में भी। अच्छा, एक बार जरा पीछे वाला करण कारक को देखिए तो। करण कारक में भी किससे है ना प्रश्न पूछने में। और यहाँ जब हम अपादान कारक पूछ रहे हैं और अपादान कारक को हमको पहचानना है, तो इसमें भी किससे है। इसमें भी आपको यही प्रश्न पूछना है। क्रिया से क्या पूछना है? किससे। और उस क्रिया को रख देना उसके बाद, किससे गिरा। एक बार इसको साफ कर लेते हैं ताकि स्पष्ट आप लोगों को दिखाई दे। हम क्या प्रश्न पूछेंगे? किससे गिरा। यानी सेम जैसे करण कारक में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रश्न यहाँ करण कारक नहीं बताएगा। अब कैसे हम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह दिए कि यही सेम प्रश्न है? हम जब इस वाक्य में पूछें कि किससे लिखा, तो यहाँ पर तो करण कारक बताया, लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न पूछेंगे तो ये करण कारक क्यों नहीं बताएगा? तो अब ये देखिए, तो हमको जब भी वाक्य मिले, कोई भी वाक्य मिले, तो हमको सबसे पहले क्या देखना होता है? क्रिया। अब इसके अलावा अगर किसी वाक्य में किससे वाला उत्तर है, यानी करण कारक वाला उत्तर है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्या देखना है? वाक्य को एक बार पढ़ना है। वाक्य पढ़ने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई चीज अलग हो रहा है, ऐसा आपको लगे कि उसमें कोई चीज अलग हो रहा है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो ऐसा चीज एहसास हो रहा है, तो उसमें आपको जब भी प्रश्न करना है किससे गिरा या किससे करके अगर आप प्रश्न कर रहे हैं, तो वो जो भी आएगा वो आपादान कारक होगा। आप लोग समझ गए? एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। आपको सबसे पहले वाक्य में क्रिया पहचानना है। क्रिया पहचानने के बाद आपको प्रश्न करने से पहले एक चीज देखना है। क्या देखना है? कि उस वाक्य में क्या कोई चीज किसी से अलग हो रहा है, या फिर अलग होने का बोध हो रहा है। जैसे मान लेते हैं ऐसा कहीं सीधे सीधे लिखा होगा कि पेड़ से पत्ता गिरा, या कहीं लिखा होगा कि ये बच्चा कुत्ते से डरता है, तो डरने का मतलब भी तो वही होगा ना, अलग होना। डरेगा तो अलग होगा। पटना दिल्ली से बहुत दूर है, यानी दोनों अलग अलग है। मेरा घर विद्यालय से 2 किलोमीटर है, यानी दोनों दूर है। मुझे गंदगी से घृणा है, गंदगी से नफरत है, यानी मुझे और गंदगी दोनों हमको पसंद नहीं है। जैसे हम और गंदगी दोनों दूर है, पास में नहीं रहेंगे। क्या गंदगी से नफरत है तो हम कभी गंदगी के पास जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो जिस भी वाक्य में आपको लगता है कि अलगाव का बोध हो रहा है, उसमें आपको करण कारक नहीं मारना है, उसमें होगा आपादान कारक। तो जब आप प्रश्न करेंगे क्रिया से कि किससे गिरा, तो उसमें जो भी उत्तर आएगा वो होगा आपादान कारक। तो किससे गिरा है? पहले प्रश्न पूरा वाक्य पढ़िए। पेड़ से पत्ता गिरा, तो किससे गिरा? पत्ता किससे गिरा? पेड़ से। तो पेड़ कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक। आसान है। अब दूसरा हम देखते हैं। बच्चा कुत्ते से डरता है, दूसरा वाक्य। आप सभी लोग पढ़िए, क्या लिखा है? बच्चा कुत्ते से डरता है। अब इस वाक्य में आपको पहचानना है कि इस वाक्य में कर्ता कारक क्या है। दूसरे नंबर, जो दूसरा नंबर वाक्य है, बच्चा कुत्ते से डरता है, इस वाक्य में कर्ता कारक आपको पहचानना है। चलिए, बहुत सारे लोग कोशिश किए होंगे, हमको लगता है बहुत लोग बता भी दिए होंगे। बहुत अच्छा, एक बार हम लोग देखते हैं क्या होगा यहाँ पर।
तो हम जो भी वाक्य बोले हैं कि सबसे पहले वाक्य में क्या पहचानेंगे? क्रिया। तो यहाँ कौन सा क्रिया? डरता है, यानी डरना क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब हमको कारक पहचानना है तो प्रश्न किससे करेंगे? क्रिया से करेंगे। अगर प्रश्न पूछें कि ये जो क्रिया है ये कौन कर रहा है, ये जो जो डरने वाला काम है ये कौन डर रहा है, ये कौन कर रहा है, ये यानी ये कौन डर रहा है, तो बताओ आप लोग कौन डर रहा है? बच्चा कुत्ते से डरता है, तो डरने वाला कौन है? बच्चा है, यानी कर्ता कारक कौन हो जाए? बच्चा हो जाए। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। अब यहाँ क्या कर्म कारक है? क्या आप लोग तो कर्म कारक के लिए क्या पूछेंगे कि क्या डरता है? अब जरा बताइए कि इसका उत्तर कभी आपको मिलेगा? क्या डरता है? कुछ पता चल रहा है क्या डरता है? तो इससे तो कुछ पता नहीं चलेगा, यानी क्या का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, यानी इस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। तीसरा प्रश्न, एक और प्रश्न था ना करण कारक वाला, तो क्या करण कारक से जुड़ा प्रश्न हम पूछते हैं? जैसे करण कारक में क्या था? करण कारक में था किस से, क्या था? किस से। तो हम एक बार पूछते हैं किससे डरता है। करण कारक में पूछते हैं किससे डरता है। करण कारक पहचानने के लिए क्या लगाते हैं? किससे लगाते हैं ना, तो हम पूछें क्रिया से कि किससे डरता है, तो कुत्ते से डरता है। अब ये बताइए कि हम किससे डरता है हमने पूछा, और कुत्ते को अगर हम करण कारक लिख दें तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल गलत होगा, ये उत्तर नहीं होगा। लेकिन ये तो प्रश्न ठीक है, किससे कब पूछा जाता है? जब करण कारक पर देखिए तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि करण कारक जब भी पहचानना हो तो हम क्रिया से क्या प्रश्न करेंगे? किससे प्रश्न करेंगे। तो यहाँ हम प्रश्न किए हैं किससे। लेकिन एक और चीज है, आपादान कारक को भी पहचानने में सेम यही प्रश्न किया जाता है किससे। तो हम चूंकि बताए थे आप लोगों को कि अपादान कारक में भी किससे प्रश्न किया जाता है, तो हम क्या करेंगे? दोनों में से कौन सा कारक होगा? कुत्ता करण कारक होगा कि अपादान कारक होगा? तो एक चीज हमने बोला था आप लोगों को कि अगर वाक्य में कोई अलगाव का अगर बोध हो रहा है, कोई चीज आपको लग रहा है कि जैसे हमने लिखा है कि अगर कोई डर गया है कोई चीज से, तो इसका मतलब वो पास थोड़े जाएगा, वो अलग ही रहेगा। तो अब ये बताइए कि इस वाक्य में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज अलग हो रहा है? तो हाँ, एक शब्द है डरता है, क्रिया जो है, क्रिया ही आपको बता देगा कि ये जो वाक्य है इसमें अलग होने का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बच्चा कुत्ते से डरता, अगर डरेगा तो पास थोड़े जाएगा, दूर ही जाएगा, यानी कुत्ता क्या हो जाएगा? करण कारक नहीं होगा, वो हो जाएगा अपादान कारक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, थोड़ा सा मुश्किल होता है अपादान कारक पहचानना। अब एक चीज हम आप लोगों को बता देंगे तो उससे बहुत आसान लगेगा। एक चीज बता रहे हैं, करण कारक में आप लोग क्या देखे थे कि करण कारक में जिस साधन या माध्यम से काम हो, तो हम लोग देख रहे थे कि कोई ऐसा चीज हो जिससे काम हो रहा है। चीज माने कोई वस्तु या कोई चीज जिससे कोई काम हो। जैसे हम पटना जा रहे हैं तो हम बस से पटना गए, तो बस से, किससे पटना गए, किससे गए, तो यहाँ किससे लगाएंगे तो कौन सा कारक आएगा? करण कारक आएगा। तो बस से गए, तो बस हो जाएगा करण कारक यहाँ पे। क्यों होगा? क्योंकि ये बस साधन है, हमको यहाँ से वहां तक पहुंचाया। तो यहाँ पे देखिए तो ये जो है आगे, बच्चा कुत्ते से डरता है, तो डरने में कुत्ता साधन है, कोई क्या वस्तु है? नहीं, कभी नहीं। तो हम लोग इससे इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ना समझ में आए कि आपादान कारक और करण कारक कैसे पहचानेंगे, तो एक उपाय तो ये है कि वाक्य पहले देखिए, वाक्य में क्रिया पहचानिए, क्रिया पहचानने के बाद एक बार वाक्य को देख लीजिए। वाक्य में अगर कोई ऐसा चीज है जिससे अलग होने का बोध हो रहा है, या डर नाम का कोई चीज है, या दूरी वाला कोई चीज है, या नफरत वाला कोई चीज है, या सीधा अलग होना लिखा है, जैसे गिर गया, पेड़ से पत्ता गिर गया, या कोई आदमी गाड़ी से गिर गया, तो गिरने का मतलब क्या हुआ?
गाड़ी और वो अलग अलग हो गया, पेड़ और पत्ता अलग अलग हो गया। तो कोई भी ऐसा शब्द लिखा है जिससे अलगाव का बोध हो रहा है, इसका मतलब उस वाक्य में जो कारक है वो कर्ण नहीं होगा, वो अपादान कारक होगा। सब लोग समझ गए? चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं। जरा आप लोग तीसरा उदाहरण पढ़िए और उसमें बताइए कि उसमें कौन कौन सा कारक है तीसरे में। पूरा कोशिश आप सभी को करना है, गलत ही सही लेकिन जवाब देना है, खुद से बनाना है। इससे क्या होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही अच्छे से आप लोग कारक पहचानना सीख जाए। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं। पटना दिल्ली से बहुत दूर है। तो यहाँ क्रिया क्या है, सबसे पहले ये बताइए। तो इस वाक्य में आप लोग देखिए, सबसे पहले क्या देखना है, क्रिया। आप सभी को क्रिया मिला इस वाक्य में? कुछ लोग हो सकता है इसको लिख दिए होंगे क्रिया। तो नहीं, ये दूर है, क्रिया नहीं है। इस वाक्य में कोई मेन क्रिया है ही नहीं। जो मुख्य क्रिया है, जो मुख्य काम हो रहा है, इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है। जब कोई काम नहीं हो रहा है यानी इसमें कोई आपको करने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन करने वाला, कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा। वास्तव में क्या कोई, इसका मतलब कोई करता नहीं होगा क्या? क्या इस वाक्य में कोई करता नहीं है? अगर हम लोगों ने तो देखा था कि क्रिया यानी काम, काम अगर नहीं है तो इसका मतलब ना कोई करने वाला है। काम होगा तो ही ना कोई करने वाला होगा। जैसे मान लेते हैं पढ़ना एक काम है। अब पढ़ना, पढ़ाई हो रहा है तो जरूर कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। अब वो काम ही नहीं है, इस वाक्य में कोई काम नहीं है, तो कोई करने वाला तो मौजूद नहीं होगा, तो इसका मतलब करता नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी वाक्य में क्रिया न हो तो कर्ता नहीं होगा। तो वहां हम ये नहीं देखेंगे कि काम करने वाला कौन है। वहां हम किसी तरीके का प्रश्न नहीं पूछेंगे कि कौन कर रहा है यह काम। यहां पर बस ये देखना है कि इस वाक्य, ये जो वाक्य लिखा है वो किस तरीके का वाक्य है। क्या इसमें अलगाव वाला वाक्य है? जैसे पटना दिल्ली से बहुत दूर है, ये तो ठीक उसी तरीके का बात हुआ जैसे हम बोले कि सोहन मोहन से बहुत तेज है। तो यानी इसमें तुलना हो रहा है कि नहीं? तो तुलना हो रहा है यानी तुलना कहाँ होता है, आपादान कारक में। यानी जरूर इसमें आपादान कारक होगा। तो अब ये बताइए कि मेन, मेन कौन है, जिससे, मेन कौन चीज है जिससे किसी चीज की तुलना की जा रही है। जैसे हम एक वाक्य बोल रहे हैं कि मोहन सोहन से बहुत तेज है, तो हम किसकी तुलना कर रहे हैं? मोहन की तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? सोहन से कर रहे हैं। यानी मेन जो है वहां पे मोहन है, उसकी तुलना सोहन से की। तो उसी तरीके से इस वाक्य में मेन शब्द कौन सा है? पटना है। पटना की तुलना किससे किए हैं? दिल्ली से किए हैं। किससे किए हैं? दिल्ली से। यानी पटना की तुलना की है दिल्ली से, कि पटना दिल्ली से बहुत दूर है। यानी पटना को हम बोले कि पटना जो ऐसा शहर है जो दिल्ली से भी दूर है, दिल्ली से बहुत दूर है। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों के बीच तुलना हो रहा है। तो जो मेन होता है वो कर्ता होता है ऐसे वाक्यों में, जिसमें क्रिया ना हो, जिसमें किसी तरह का काम नहीं हो रहा है, उसमें जो मेन है उसी को हम क्या बोल देंगे? कर्ता। यानी इसमें तुलना जिसकी हो रही है, जिसकी तुलना हो रही है वो हो गया कर्ता, और जिससे हो रही है वो हो गया आपादान कारक। पटना की तुलना किससे हो रही है? दिल्ली से। पटना किससे दूर है? दिल्ली से। यानी दिल्ली हो गया अपादान कारक, अब पटना हो गया कर्ता कारक। जैसे हम बोले सीता गीता से मोटी है।
तो सीता का तुलना किससे की है? गीता से की है। यानी सीता को किससे तुलना कर रहे हैं? गीता से। तो सीता हो गई कर्ता कारक जो मेन है, और गीता हो गई अपादान कारक। जिसकी तुलना की जाए, यानी सीता की तुलना की गई, तो सीता हो गई कर्ता कारक, और जिससे किया गया तो वो हो गया ये अपादान कारक। हमने बोला भी था कि जब भी अपादान कारक है उसमें जिससे पूछा जाता है, तो जिससे तुलना की जाए। किससे तुलना किया जा रहा है? गीता से किया जा रहा है, तो गीता हो गया अपादान कारक। तो ध्यान रहे, आपादान कारक में आपको दो चीजें देखना है, एक अलगाव और एक तुलना। तो यहाँ पर जैसा कि तीसरा वाक्य है उसमें क्या आपको देखने को मिला? तुलना मिला। तो आप लोग अच्छे से पहचान गए हैं। अब चौथा वाक्य देखिए। चौथा वाक्य भी ठीक इसी प्रकार का है, उसमें भी कोई क्रिया नहीं है, आपको उसको भी ऐसे ही पहचानना है। लिखा है मेरा घर विद्यालय से 2 किलोमीटर दूर है। अब जरा ये बताइए कि इसमें कोई क्रिया है? नहीं है। ये जो दूर शब्द है ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, याद रखिएगा। क्रिया विशेषण है। ये जो दूर शब्द है ये क्या है? क्रिया विशेषण। तो चलिए अब देखते हैं। मेरा घर विद्यालय से 2 किलोमीटर दूर है, तो इसमें कर्ता कारक क्या होगा? तो जो मेन है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वही कर्ता कारक होगा। तो किसके बारे में बात की जा रही है? मेरे घर। मेन जो शब्द है यहाँ पर कौन सा है? मेरा घर। तो मेरा घर हो गया कर्ता कारक। किससे? किससे दूर है? किससे तुलना किया जा रहा है? तुलना तो नहीं है यहाँ पे। तो ये जो घर है वो दूर है ना, यहाँ पे तो लिखा है कि मेरा घर विद्यालय से 2 किलोमीटर दूर है। तो किससे दूर है? तो विद्यालय से दूर है। तो विद्यालय हो गया अपादान कारक। ये ध्यान रहे आप लोगों को कि यहाँ लिखा हुआ है कि मेरा घर विद्यालय से 2 किलोमीटर दूर है। दूर माने अलग अलग है, तो ही ना दूर है। तो हमने जैसा कि आप लोगों को बोला कि वाक्य सबसे पहले पढ़ना है और आप लोगों को देखना है उसमें क्रिया है कि नहीं है। कुछ वाक्य अभी आप लोगों ने देखा कि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें क्रिया नहीं होती है, तो उनको कैसे पहचानेंगे? उसमें हम कोई एक मेन शब्द ढूंढते हैं, वो मेन शब्द के बारे में बात की जा रही होती है उस क्रिया मतलब पूरे वाक्य में। जैसे तीसरा नंबर में क्या मेन शब्द था? पटना। जैसे हमको अगर पटना के बारे में बोलना है और हमको पटना का तुलना करना है किसी से, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पटना दिल्ली से बहुत दूर है। या ऐसे ही एक उदाहरण लेते हैं गीता का। मान लेते हैं गीता मेरे सामने खड़ी है, तो हम उसको देख के बोलें कि गीता सीता से लंबी। तो हम मेन जो शब्द है, मेन जो वहां पे है, वो तो गीता है ना। गीता की तुलना हो रही है। अब किससे हो रही है? वो सीता से हो रही है। तो गीता सीता से लंबी है। तो जो मेन है वो कर्ता हो गया, और जिससे हो रही है वो हो गया अपादान कारक। तो यहाँ पे जो मेरा घर विद्यालय से 2 किलोमीटर दूर है, इसमें मेन जो शब्द है, जो दूर है, वो मेरा घर है। अब किससे दूर है? विद्यालय से दूर है। तो विद्यालय हो गया अपादान कारक। समझ में आ गया? बहुत आसान है। चलिए इसको अब एक बार मिटा देते हैं और अब देखते हैं 5वां नंबर वाक्य। सभी लोग 5वां नंबर वाक्य देखेंगे। 5वां नंबर वाक्य में आपको क्रिया मिलेगा घृणा करना। घृणा करना, नफरत करना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो ये जो काम है ये क्रिया है। अब हमको क्रिया तो मिल गया। तो जिस वाक्य में क्रिया मिल जाती है वो तो बहुत आसान होता है उसमें कारक पहचानना। हम जब कारक में कर्ता पहचानना है, हमको इसमें कर्ता पहचानना है, तो क्या प्रश्न करेंगे क्रिया से? आप सभी लोग बताइए। तो हम पूछेंगे कौन? कौन घृणा कर रहा है?
इस वाक्य में पूछ रहे हैं, क्रिया से क्या पूछें कि कौन घृणा घृणा कर रहा है, कौन नफरत कर रहा है। तो यहाँ कौन कर रहा है? मुझे मुझे गंदगी से घृणा होती है, यानी गंदगी से घृणा करने वाला कौन है? मैं। यानी कौन जब भी पूछते हैं तो इसका उत्तर कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक। यानी यहाँ मुझे कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न, अगर कर्म कारक पहचानना है तो हम क्या पूछेंगे? क्या? क्या पूछेंगे? क्या? क्या घृणा कर रहा है? क्या घृणा? तो इसका उत्तर कहीं मिल रहा है या फिर आपको लग रहा है कि इसका उत्तर मिलेगा? क्या घृणा घृणा कर रहा है, क्या नफरत कर रहा है? तो इसका तो उत्तर हमको नहीं दिख रहा है इसमें, यानी कर्म कारक नहीं है। तीसरा है, किससे घृणा कर रहा है? किससे? किससे कर रहा है घृणा? तो अब देखिए इसका उत्तर पूछे तो उत्तर आ गया। चौथा ये जो लिखा है गंदगी, किससे घृणा कर रहा है? गंदगी से घृणा कर रहा है। यानी किससे कब पूछा जाता है, कौन सा कारक पहचाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछ के करण कारक पहचाना जाता है। इसके अलावा एक और कारक पहचाना जाता है किससे पूछ के, ये अपादान कारक। करण कारक और अपादान कारक दोनों पहचानते हैं। तो अब ये हमारे सामने तो ये दुविधा हो गया कि ये जो है गंदगी, ये करण कारक होगा या अपादान कारक होगा। तो जरा एक बार देख लें कि क्या घृणा करना से अलग होने का बोध होता है या पास जाने का बोध होता है। तो जरा एक बार फिर से पढ़ के वाक्य को देखते हैं। मुझे गंदगी से घृणा होती है। तो जब मुझे गंदगी से घृणा होगी तो हम गंदगी के पास जाएंगे कि गंदगी से दूर होंगे, अलग होंगे? तो जायज है, दूर ही जाएंगे। तो इसका मतलब करण कारक नहीं होगा, अपादान कारक होगा। गंदगी कौन सा कारक होगा? करण कारक नहीं होगा, अपादान कारक होगा। यानी ये हो गया अपादान कारक। मुझे हो गया कर्ता कारक और गंदगी हो गया अपादान कारक। आसान है। सभी लोग इसको दोबारा करेंगे और अपने कॉपी पर इसको लिख कर प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि आप लोग जल्दी से कारक सीख जाएंगे। प्रैक्टिस करने से ज्यादा, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे तो चीजें समझ में आएंगे आपको, गलती करेंगे फिर सीखेंगे। तो बाकी हम कारक हम कल पढ़ाएंगे। आज हमने दो कारक पढ़ाए हैं, काफी ज्यादा समय लग गया, लेकिन महत्वपूर्ण है अच्छे से समझना। तो काफी महत्वपूर्ण कारक था ये, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक। तो आज हम लोगों ने देखा संप्रदान और आपादान। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संप्रदान कारक को पहचानने के लिए प्रश्न क्या किया जाता है? तो सबसे पहले वाक्य हम देखेंगे, वाक्य को एक बार पढ़ लेंगे। जैसे पहला वाक्य है, राम ने गरीबों को भोजन दिया। तो इसमें वाक्य को पढ़ने के बाद सबसे पहले क्रिया पहचान लेंगे, क्रिया है कि नहीं। तो क्रिया है दिया, दिया क्रिया है, देना। तो इस क्रिया से अब प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न क्या करेंगे? हमको संप्रदान कारक पहचानना है तो क्या प्रश्न करेंगे कि किसके लिए, किसके लिए, इसके लिए लगा के उसके बाद क्या लिखेंगे। पहले इसको मिटा लेते हैं तब आप लोगों को साफ साफ दिखेगा। किसके लिए, हमने इससे प्रश्न किया कि किसके लिए, उसके बाद इसी क्रिया को लिख दो, किसके लिए दिया, किसके लिए दिया। तो एक बार वाक्य पढ़ो, राम ने गरीबों को भोजन दिया। तो किसके लिए दिया? तो गरीबों के लिए। जो उत्तर आएगा इसका, इस प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा वो क्या हो गया? संप्रदान कारक। यानी संप्रदान कारक को पहचानने के लिए हम कौन सा प्रश्न करते हैं? किसके लिए? कर्ता, कर्म और करण के लिए हम यहाँ पे बता चुके हैं। कर्ता को पहचानने के लिए हम इससे पूछेंगे कौन लिखा। तो राम ने लिखा। और कर्म को पहचानना है तो हम क्या पूछेंगे? क्या लिखा। और अगर करण कारक को पहचानना है तो हम क्या पूछेंगे? किससे लिखा, यानी किस चीज से लिखा। तो कलम से लिखा। कलम क्या हो जाएगा? करण कारक। तो किससे जब भी लगा के प्रश्न पूछते हैं
किससे लगा के जब भी प्रश्न पूछते हैं तो हम करण कारक पहचानते हैं। इसके अलावा किससे से एक और कारक पहचानते हैं, वो है अपादान कारक। इसको भी पहचानने के लिए किससे लगाते हैं। पहला वाक्य देखो कि ये जो इसमें क्रिया है, पहला वाक्य में क्रिया को पहले पहचानेंगे, गिरा। तो हम इसमें प्रश्न करें कि किससे गिरा, तो पेड़ से गिरा। क्या गिरा है, तो पत्ता गिरा है। लेकिन जब भी हम देखेंगे अपादान कारक को, तो हम वाक्य पढ़ लेंगे और वाक्य को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि वाक्य, क्या सच में वाक्य में कोई चीज अलग हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब अलग हो रहा है तो ही हम देखेंगे, जो जिसको हम देख रहे हैं किससे का जो उत्तर आ रहा है, जब वो अलग हो रहा है तो अपादान हो जाएगा। जब नहीं अलग हो रहा है तो वो कौन सा कारक हो जाएगा, बताइए आप लोग। करण कारक हो जाएगा। जैसे इससे पूछें किससे, तो किससे का उत्तर कौन दो ठो कारक बताएगा, या तो करण या फिर अपादान। तो अब कौन कौन होगा ये कैसे डिसाइड करना है, वाक्य को पढ़ना है एक बार। और वाक्य को पढ़ने के बाद अगर आपको लगे किससे का जो उत्तर आ रहा है, जैसे हम पूछें किससे गिरा, तो पेड़ से गिरा। तो अगर हम देखेंगे वाक्य को पढ़ने के बाद पेड़ से कोई चीज अगर अलग हो रहा है, तो पेड़ हो जाएगा अपादान कारक। अगर ये पत्ता अलग नहीं होता तो ये कौन सा कारक हो जाता है, करण कारक हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न, बच्चा कुत्ते से डरता है, तो डरना क्रिया हो गया। किससे डरता है, कुत्ते से। तो बच्चा जब कुत्ता से डरेगा तो पास जाएगा कि दूर, ये दूर जाएगा। तो डरेगा तो वो तो दूर ही जाएगा। तो इसका मतलब कुत्ता कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक हो गया। पटना दिल्ली से बहुत दूर है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, यानी हमने आपको बताया था कि जिसमें कोई क्रिया नहीं होता है उसको कैसे पहचानेंगे। तो उसमें हम देखते हैं मेन शब्द। पहले तो पूरा वाक्य को पढ़ो, पूरा वाक्य पढ़ने के बाद हम लोग क्या समझे कि इसमें तुलना किया जा रहा है। किसका तुलना हो रहा है, पटना का तुलना हो रहा है। किससे हो रहा है, दिल्ली से हो रहा है। यानी पटना हो गया कर्ता और दिल्ली हो गया कर्म। जैसे राम सोहन से तेज है, तो किसका तुलना हो रहा है, राम का किससे हो रहा है, सोहन से। तो राम हो गया कर्ता, सोहन हो गया ये अपादान कारक, कर्म नहीं अपादान, गलती से लिखा गया। दिल्ली क्या हो जाएगा, अपादान कारक। मेरा घर विद्यालय से 2 किलोमीटर दूर है। अब इसको देखो, ये सब पे हम लोगों ने चर्चा किया था। रिवाइज करने के दौरान हम लोग एक बार देख लेते हैं। मेरा घर विद्यालय से 2 किलोमीटर दूर है। तो दूर है इसका मतलब अलग है। तो मेन शब्द क्या है, कौन दूर है, मेरा घर। किससे दूर है, विद्यालय से। तो मेन शब्द है, जो भी है मेन, जो दूर है वो कर्ता हो गया। किससे दूर है वो हो गया अपादान कारक। तो ये हो गया विद्यालय अपादान कारक। अब इसी तरह पांचवा जो प्रश्न है, मुझे गंदगी से घृणा होती है, गंदगी से नफरत होता है। तो यहाँ घृणा जो शब्द है ये हो गया क्रिया, इस वाक्य में क्रिया है। अब यहाँ पे प्रश्न करेंगे क्रिया से कि किस से। जब भी अपादान कारक पहचानना है तो क्या प्रश्न करेंगे, किस से। लेकिन किस से का उत्तर दो कारक बताएगा, एक तो करण और एक अपादान। तो किससे का उत्तर एक बार पूछें तो क्या आएगा, किससे घृणा कर रहा हूं, गंदगी से। इसका उत्तर क्या आया, किससे का उत्तर, मुझे गंदगी से घृणा होती है। तो किससे घृणा होती है, गंदगी से। इसका उत्तर क्या आया, गंदगी। तो गंदगी क्या करण कारक होगा या अपादान कारक होगा, आप लोग बताइए तो। घृणा जब होगा मुझे, तो हम गंदगी के पास जाएंगे कि दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो अब बता सकते हैं आप लोग कौन सा कारक होगा, करण होगा क्या अपादान। तो चलिए बहुत अच्छा। हाँ, आप लोगों का टास्क ये है कि मैंने जितना वाक्य दिया है, जितना भी वाक्य अभी तक हम समझाए हैं आप लोगों को, सभी वाक्य में आपको सभी तरह के कारक, यानी जितना कारक हम आपको पढ़ाए हैं वो सभी कारक को पहचान के लिखना है। और वो लिख के ग्रुप में आप सभी को भेजना है। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि अभी तक जितना वाक्य हम आपको समझाएं, वाक्य मतलब ये, जैसे यहाँ पे 5 वाक्य है, इधर भी 3 वाक्य है,
यहाँ पे एक वाक्य है। तो इस सब में आपको एक ही कारक नहीं पहचाना है। जैसे यहाँ पे तो अपादान कारक भी देखे हैं, साथ में कर्ता कारक भी देखे हैं। तो जितना कारक आप देख सकते हैं सब कारक देखिए, और सबको पहचान के और ग्रुप में वो लिख कर भेजिए अपने कॉपी पर उतार कर, ताकि हम देखें कि आप कितना समझ पाए हैं और कितना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।